हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या है, सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल क्या है, कितने पार्ट होते हैं सेल के, किन किन हेडिंग में सेल को स्टडी किया जाएगा और इनकी क्या कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है और फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, सेल ऑर्गेनेले क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। इन सारे चीजों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कोशिका होता है और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल के ही बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब सेल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सेल इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग सेल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल अब हम देख लेते हैं। सेल नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। It produces its own energy necessary for its growth, repair, other activities, and also it eliminate carbon dioxide and other metabolic waste जो कि unnecessary है सेल के लिए, वो सारे के सारे एलिमिनेट कर देता है सेल। और ये एक जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको भी अपने सर्वाइवल के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। It shows immediate response to the entry of invaders such as bacteria, toxic substances into the body. और ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो सेल जो है वो सेल डिवीजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। और ये एक्सेप्शन है इसका न्यूरॉन सेल्स, जो कि जिसमें कि डिवीजन नहीं होता है। जो मेम्ब्रेन सेल बॉडी है वो कैसे कवरिंग होता है, तो सेल बॉडी जो होता है वो कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। सेल बॉडी का दो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पहला, और दूसरा जो होगा वो साइटोप्लाज्म होता है। अब हम बात करेंगे कि सेल को किन किन हेडिंग्स में स्टडी करते हैं। सेल को थ्री हेडिंग्स में स्टडी करते हैं, जैसे कि पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और ये प्रोटेक्टिव शीट की तरफ फंक्शन करता है। और इसका जो और भी नाम है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन separates the fluid outside the cell called extracellular fluid, and the fluid inside the cell called ICF, intracellular fluid, उसको हम लोग बोलते हैं। जो फ्लूइड सेल के बाहर में आउटसाइड में होगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में ECF। जो अंदर में होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, शॉर्ट में ICF। The cell membrane is semi-permeable. Due to this nature, there is a free exchange of जो फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सबस्टांसेज बिटवीन ECF एंड ICF। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, किन किन चीजों से सेल मेम्ब्रेन मिल करके बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो तीन टाइप के सबस्टांसेज से मिल करके बना होता है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होता है वो सबसे अधिक होता है 55%, जो लिपिड होता है वो 40% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 5% होता है मात्र। सबसे अधिक मात्रा जो है वो प्रोटीन का होता है और सबसे कम मात्रा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब हम बात करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का होता है। और यही जो वर्ल्ड वाइड यही इसी को एक्सेप्ट किया गया है, इसी मॉडल को। इसके अलावा भी और कई सारे मॉडल हैं सेल मेम्ब्रेन के, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको SJ सिंगर ने और JL निकोलसन ने 1972 में दिया था। अकॉर्डिंग टू देम द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड दिस मोज़ेक विथ ए मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। इसमें प्रोटीन के मोज़ेक लगे होते हैं। जो लिप ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो लिपिड बाइलेयर होता है। और लिपिड बाइलेयर जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला तो हमारा हो जाएगा फॉस्फोलिपिड और दूसरा हो जाएगा कोलेस्टेरॉल। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्टेरॉल, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन को शो करता है। जैसे कि ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे साइटोप्लाज्म को, उसके अंदर में जो सेल ऑर्गेनेले हैं उनको, जो भी सेल ऑर्गेनेले साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन सारे के सारे को ये प्रोटेक्ट करता है। और सेलेक्टिव परमेबिलिटी नेचर होने के कारण, ड्यू टू द एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज some substances to pass through and act as a barrier for other substances। कुछ substances तो इससे पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ substances के लिए बैरियर की तरह भी एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जॉर्प्टिव नेचर के बारे में, जो कि एब्जॉर्प्शन जो होता है सेल के अंदर में, वो जो न्यूट्रिएंट्स का वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और एक्सक्रेटरी फंक्शन भी ये शो करता है। जैसे कि जो मेटाबोलाइट्स होते हैं या अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब को सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं बाहर। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उन सबको एक्सचेंज करने का काम भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है और ये कैसे स्ट्रक्चर में कैसा दिखता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कि फॉर्म्ड बाई 80% ऑफ वाटर से बना होता है। इसमें जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल जो होता है वो क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है। अब इसमें जो है वो वेरियस टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसका जो शेप है, साइज है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इन सब अलग अलग शेप और साइज के होते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। जैसे कि सेल ऑर्गेनेले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के लिए, उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले भी बोलते हैं। और ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। ऑर्गेनेले जो होता है वो ऑर्गेनेले जो होता है उसको लैटिन वर्ड में कहा जाता है स्मॉल ऑर्गन। स्मॉल ऑर्गन को ही लैटिन वर्ड में ऑर्गेनेले बोला जाता है। अब सम ऑर्गेनेले आर बाउंड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन और अदर डू नॉट हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो उसको हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन से मेम्ब्रेन जो है वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंडर में आते हैं और कौन कौन से मेम्ब्रेन जो है वो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। तो चलिए, सबसे पहले अब इसके पहले अब हम जान लेंगे कि फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल क्या होता है। तो जैसे कि हमारा जो पहला है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसके दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फंक्शन करता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में। और ये डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट जो ऑर्गेनेले हैं उनको आउट डिग्रेड कर देता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस करता है लिपिड का और स्टेरॉइड का। नेक्स्ट जो है वो गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस जो है वो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और डिलीवरिंग करेगा किसका, प्रोटीन और लिपिड का। जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उन सब का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, जितना भी ये सारा प्रोसेस है वो गोल्जी एपरेटस के थ्रू ही किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेले के बारे में, जिसको बोलते हैं लाइसोजोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। लाइसोजोम जो होता है वो डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स के लिए फंक्शन करता है, डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेले के लिए फंक्शन करता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनको रिमूव करता है, सेक्रेशन ऑफ परफोरिन, ग्रेनाजाइड्स का जो होता है सेक्रेशन, मेलानिन का जो सेक्रेशन होता है, सेरोटोनिन का जो सेक्रेशन होता है, वो सब लाइसोसोम ही करता है। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे,
पेरोक्सीसोम के बारे में, जो कि ब्रेक डाउन करता है एक्सेस जो फैटी एसिड होते हैं उनका, डिटॉक्सिफिकेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, हाई जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीड पेरोक्साइड के और जितने भी अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइल एसिड के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और एसेलरेशन ऑफ ग्लूकोनियोजिनेसिस भी यही करवाता है। पेरोक्सीजोन। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट ऑर्गेनेले है वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में क्या होता है कि ये मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जितने भी सेल डिवीजन होते हैं उसके दौरान ये क्रोमोसोम का मूवमेंट करवाता है सेंट्रोजोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम जो नेक्स्ट ऑर्गेनेले है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल में। अब हम बात कर लेते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटन जो होता है सेल का, वो डिटरमाइन करता है सेल के शेप को, उन सेल के शेप के स्टेबिलिटी को और उसके सेलुलर मूवमेंट को। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, जो कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज को, कंट्रोल ऑफ all activities of the cell by the nucleus. Synthesis of RNA, sending genetic instructions to cytoplasm for protein synthesis, or formation of subunits of ribosome, control of cell division, storage of hereditary information in genes like DNA। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, और विदाउट जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो कौन से हैं। तो जो ऑर्गेनेले विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये सारे जो हैं वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो हमारा राइबोसोम हो जाएगा और साइटोस्केलेटन होता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।